कश्मीर में होने वाले हालात के बाद बुरहान वानी की बहस पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि बड़े ओपनली पूरे हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पर कई हिंदुस्तानी भी बैठ के उसको मुजाहिद कह रहे हैं और कई हिंदुस्तानी उसको दहशतगर्द के नाम से मंसूब कर रहे हैं। लेकिन वो टेलीविज़न चैनल्स भी जो बुरहान वानी और कश्मीर में होने वाली आज़ादी की जंग को दहशतगर्दी कह रहे हैं, उन्हीं टेलीविज़न चैनल्स पर कई लोग जिनका ताल्लुक कश्मीर से और तहरीक आज़ादी से है, वो इस तहरीक को आज़ादी की तहरीक ही कह रहे हैं और शहीद होने वाले लोगों को मुजाहिद ही कह रहे हैं। एक नई बहस है, लेकिन सवाल यह है कि कश्मीर में होने वाली वायलेशन कब ख़त्म होगी? क्या पाकिस्तान और हिंदुस्तान बैठकर कश्मीर के मसले को हल करेंगे और हिंदुस्तान अपना जुल्म व सितम कम करेगा या नहीं करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो बड़ा अहम है। पिछले कई सालों से इस सवाल पर बात कम होती थी, ये सवाल कम गूंजता था, लेकिन बुरहान वानी की शहादत के बाद इस सवाल ने ज़ोर ज़ोर से पुकारना शुरू कर दिया कि कश्मीर आज भी आज़ादी का तलबगार है। हमारे साथ मौजूद हैं हिंदुस्तान से सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार कमर अली आगा साहब। आगा साहब खुशामदीद, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं सर? जी वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल शुक्रिया आपका। सर, कश्मीर में आज 10वें रोज़ भी कर्फ्यू की हालत है और वहाँ लोगों के लिए जो रोज़मर्रा की अशिया हैं वो भी ख़त्म होती जा रही हैं। तो क्या हिंदुस्तानी फ़ौज या हिंदुस्तानी हुकूमत क्या वजह है कि उस कर्फ्यू को ख़त्म नहीं कर पा रही? हिंदुस्तानी फ़ौज क्यों कश्मीरियों का गुस्सा ख़त्म नहीं कर पा रही? इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं और कब तक ये कर्फ्यू चलेगा? और क्या ये कर्फ्यू इंसानी हकूक़ की तमाम जो रूल्स हैं उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करता? जी सर। नहीं, देखिए, वहाँ पे हालात बहुत खराब है, इसमें कोई शक नहीं जी। और उसकी आर्मी की लगाने की वजह यह है कि वहाँ पे जो एक सेक्शन है बहुत बड़ा नहीं है मिलिटेंट्स का, उन्हीं ने वर्चुअली हिंदुस्तान के खिलाफ जंग कर रखी है। तो उसके हिसाब से आर्मी का वहाँ पे डिप्लॉयमेंट होता है और आर्मी उनसे डील करने की बातचीत हो नहीं पा रही, इसलिए कि बातचीत पाकिस्तान से होती है और मिलिटेंट से हिंदुस्तान अपनी करता, ना मिलिटेंट बात करने में किसी तरह से राजी होते हैं। उनका काम एक ही है कि वहाँ के ऊपर करते हैं। फिर तीसरा स्टेक होल्डर जो वहाँ पे है वो है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का भी एटीट्यूड बहुत अच्छा नहीं रहता लेके भारत को लेके उसमें। तो इस तरह की नहीं, आगा साहब, दो सवाल मेरे आपके जवाब से फिर निकलते हैं कि मैं मानता हूं थोड़ी देर के लिए कि मिलिटेंट के खिलाफ हिंदुस्तान की फौज वहां मौजूद है। अगर वो मिलिटेंट हैं तो बिल्कुल मौजूद होनी चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि जब मिलिटेंट, जिसको आप मिलिटेंट कहते हैं, वो मारा गया, उसके बाद जो लोग एहतजाज कर रहे थे, एहतजाज का हक तो हिंदुस्तान का कानून भी देता है, दुनिया का कानून भी देता है, तो फिर क्या जरूरत पड़ी हिंदुस्तानी फौजों को फायरिंग करने की और 40 से ज्यादा लोग उस फायरिंग में शहीद हुए? नहीं, देखिए, हिंदुस्तान तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अगर जिस दिन सिक्योरिटी विड्रॉ हो जाए हुर्रियत से तो ये आपस में लड़के मर जाएंगे। नहीं, कौन आपस में लड़के मर जाएंगे? पुलिस की फायरिंग इस वजह से हुई कि जब वहां पे तशद्दुद फैल गया, जब वहां पे गाड़ियों में आग लगने लगी, जब वहां पे दुकानों को लूटने लगे, जब वहां के हालात बिगड़े, उस समय इस चीज की बात हुई। मेरा मानना यह है कि मैं पर्सनली अगर मुझसे पूछे तो मैं उसके खिलाफ हूँ कि बहुत ज्यादा फोर्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और वहाँ पे किन हालात में हुआ ये अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं। यहाँ से काफी लोग जाएंगे, वहाँ पे स्टडी करेंगे, बहुत से यहाँ पे ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स हैं, वो देखेंगे। हमारी यहाँ डेमोक्रेसी है, हुर्रियत को भी बोलने का हक है और हुर्रियत को भी आजादी तमाम मिली हुई है, उनको सिक्योरिटी प्रोटेक्शन भी मिला हुआ है। वो तो फिर कश्मीरी तो अपने लड़के हैं। जी। और देखिए, वायलेंस से कोई मसले का हल नहीं निकलता। हाँ, हम भी यही कहते हैं। कमर साहब, मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कश्मीर के हवाले से एक तारीख़ है हिंदुस्तान की कोई और रियासत जिसमें कोई लूट मार और आर्सन हो, वहाँ पे इस तरह की सिक्योरिटी फोर्सेस 7-8 लाख नहीं है डिप्लॉयड। और कश्मीर के हवाले से बैनुल-अक़वामी माहदे भी मौजूद हैं यूनाइटेड नेशंस के, और उनकी करारदादें भी मौजूद हैं। और कश्मीर के अंदर ये पहली दफ़ा किसी का खून नहीं हुआ या किसी हुर्रियत पसंद को पहली दफ़ा नहीं मारा गया। ये 1947 से लेके अभी तक जो कश्मीर में हो रहा है, आप ये समझते हैं कि ये हिंदुस्तान की रियासत का नॉर्मल अमल है? जी आगा साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड टीपू सुल्तान साहब हैं, दिफाई तजियाकार भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इनका ताल्लुक है। जी सर। जी देखिए, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, कश्मीर के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये तो प्रॉब्लम जो कुछ भी आई है पिछले 20 साल 25 साल की प्रॉब्लम है। उससे पहले वहां पे बिल्कुल अमन था, शांति थी। प्रॉब्लम बाहर से आई है, अंदर से नहीं आना शुरू हुई। दूसरी चीज ये कि तीसरी कश्मीर के अंदर जितना डेवलपमेंट हुआ है, आप आके देखिए, आप लोगों ने देखा नहीं है। वहाँ पे रोड्स, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की इकोनॉमी,
सर मैं दोनों कश्मीर में गया हूँ। आगा साहब सॉरी, आप बुजुर्ग हैं हमारे, आपका तजिया यहाँ गलत हो रहा है। मैं दोनों कश्मीर में गया हूँ। दोनों कश्मीर के में अगर कंपेयर करें ना एक अलग से थर्ड पर्सन के तौर पे, तो हमारा आज़ाद कश्मीर बहुत अच्छा है डेवलपमेंट के हवाले से। अरे नहीं साहब, देखिए बात यह है कि कश्मीर में मुजफ्फराबाद में जो हालात है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, हम लोग सब जानते हैं। खैर वो एक अलग बहस है, हम किसी और वक्त करेंगे। जो गिलगित और बल्तिस्तान में हो रहा है या दूसरी जगह पे हो रहा है। अरे सर गिलगित बल्तिस्तान में मुझसे क्या हो रहा है? गिलगित आप बता बल्तिस्तान दीजिए। डेवलपमेंट हो रहे हैं वहाँ, रोजाना डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, रिपोर्ट आ रही है। कमर साहब मैं आपको इनविटेशन भेजता हूं। मैं आपको बलूचिस्तान लेके जाता हूं जिसका डिंडोरा आपका मीडिया पीटता है। मैं आपको गिलगित बल्तिस्तान लेके जाता हूं जिसका डिंडोरा आपका मीडिया पीटता है। मैं आपको सर मैं अमृतसर से मदुराई तक गया हूं। मैं हिंदुस्तान की एक एक रियासत को जानता हूं। एक एक शहर में आजादी की कितनी तहरीकें चल रही है मैं जानता हूं। देखा होगा कि हिंदुस्तान के अंदर, आपने ये भी देखा होगा कि हिंदुस्तान में जिस तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं, सर नहीं हो रहे, मामूली तरीके से सर नहीं हो रहा है। हिंदुस्तान के हर शहर में आज भी लोग सड़कों पे सोते हैं सर। रोड्स आज भी टूटे हुए हैं, पीने का साफ पानी नहीं है, लोग भूख से मर रहे हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का कंपैरिजन तो आगा साहब बनता ही नहीं। आगा साहब आप आज़ादी की तहरीकों को, मेरी बात सुन लीजिए पॉपुलेशन है आगा साहब, में गुर्बत जरूर है, लेकिन जितना बड़ा मिडिल क्लास हमारे पास है दुनिया में किसी देश के पास नहीं। आप जरा कश्मीर में अपने आप को कन्फाइन रखें ना। मेहरबानी फरमा के ये हमें बता दीजिएगा कि जो आज़ादी की तहरीक है उसको आप दहशतगर्दी के टोकरे में कैसे डाल सकते हैं? और पाकिस्तान ने कौन सी ऐसी बात कही है कि वहाँ पे लाखों लोग निकल आए हैं? वहाँ की जो औरतों की बेहुरमती हुई है, जो कब्रिस्तान भरे पड़े हैं शहीदों से, हमारे मुसलमानों से। जो देखिए पहले तो भारत जो है वो सेकुलर पर्दे के पीछे छुपा हुआ था सेकुलर नहीं, लेकिन छुपा हुआ इसलिए था कि आरएसएस और सेवक संघ ने अपना वजीर आजम ऊपर नहीं पहुंचाया था। अब तो मोदी साहब आ गए, उनके अपने आदमी। सर मुझे जवाब ले लीजिए। आगा साहब जवाब दे दीजिए प्लीज सर। देखिए पहली बात तो ये कि जितनी मजहब की आजादी हम लोग को है, शायद तो पाकिस्तान में भी नहीं होगी। आप लोगों ने नहीं देखा है हिंदुस्तान को, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। नहीं आजकल तो मीडिया है जी, आजकल तो आजकल जाके देखने की जरूरत नहीं है। सर मेरा पासपोर्ट खत्म हो चुका, हिंदुस्तान के वीजा लग के। अच्छा ये प्रोग्राम देखने के बाद हिंदुस्तान, पता नहीं क्या आपने देखा है। आपने आके यहाँ पे आप आते तो रमजान, अल्लाह ना दिखाए हमें वो जो हिंदुस्तान में हो रहा है। हमारी मस्जिदें भरी हुई थी और किस तरह से तरावियां हो रही थी और किसी एक आदमी को एक चोट भी नहीं लगी। आगा साहब एक सिंपल क्वेश्चन करना चाहता हूं मैं आपसे, हाँ या ना में बताएं कि क्या इंडियन आर्मी वहां पे कश्मीरी औरतों को रेप कर रही है या नहीं कर रही? क्या आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हुए होंगे, उनका फौरन इन्वेस्टिगेशन होता है और उनको सजा मिलती है। अच्छा, हाफ विडोज की जो स्टोरीज, डिसिप्लिन है। हाफ विडोज की जो स्टोरीज जो है कवर की हैं, अल जजीरा ने की हैं, गार्डियन ने की हैं, बीबीसी ने की हैं, कि बेशुमार ऐसी औरतें हैं जो जिनके शोरों का नहीं पता, उसका जवाब दें। इंसिडेंट्स हुए होंगे, उनके खिलाफ एक्शन लिए गए हैं। अब मैं आपको कंपैरिजन बताता हूं कि आजाद कश्मीर में आज तक भी किसी एक पुलिस वाले ने या फौजी ने किसी औरत की तरफ आंख उठा के नहीं देखा। 70 साल में एक वाकया ऐसा नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है कि वो ऐसी चीज कर सके। जबकि आपके वहां पे ये हो रहा है कि दिन रात औरतों के साथ रेप किया जा रहा है। इंडिया की पॉलिसी है मकबूजा कश्मीर में वायलेंस की, इंडिया की वायलेंस की पॉलिसी है। दे वांट टू एलिमिनेट, दिस इज जेनोसाइड। ये एक बहुत छोटा सा एलिमेंट है, ये छोटा एलिमेंट नहीं है आगा साहब। अल्लाह ना करे आपकी फैमिली मेंबर के साथ ऐसा हो तो फिर आपको पता चले ख्वातीन के साथ बेहुरमती करना, उनका रेप करना, ये पूरी कौम का रेप करने के मुताबिक है। मुझे जवाब लेने दीजिए। आप पॉलिटिकल लीडर है, ऐसी बात नहीं है जिस तरह आप सोच रहे हैं कि कश्मीर के अंदर आग लगी हुई है, कश्मीरी सब रेप हो रहा है, वहाँ पे मर्डर हो रहे हैं। अरे वहाँ पे इलेक्शन, एमनेस्टी इंटरनेशनल मेरा सवाल है सर, एक सेकंड सर, बीबीसी कह रहा है, बैरिस्टर साहब, अल जजीरा कह रहा है, गार्डियन कह रहा है, ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड पेपर्स हैं। वहाँ पे टॉलरेट किया जा रहा है। आगा साहब, जो मिलिटेंट आगा साहब, वो एक मुसीबत बनी। आगा साहब, इंडिया की स्टेट की एक पॉलिसी है कि मकबूजा कश्मीर में वायलेंस के जरिए जो है तहरीके आजादी को खत्म करना है। यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस के मुताबिक ऑक्यूपाइड कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। मेरा सवाल रह और अब प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी के मुताबिक लोग वहां पे जो है वो लड़ेंगे आपसे। आगा साहब ये बताइए कि ये बताइए पता नहीं किस आगा साहब होता तो पता
पता नहीं क्या हो जाता। अब तक यूरोप अमेरिका आगा साहब अभी थोड़ी यूरोप अमेरिका इसलिए नहीं आ रहे कि कमर्शियल कन्वीनियंस है इंडिया की। आप मजलूमों को टैंकों के जरिए, गोलियों के जरिए कब तक जो है खामोश रखेंगे? ये अब पॉसिबल नहीं है। टाइम्स हैव चेंज्ड, मार्क माय वर्ड्स, टाइम्स हैव चेंज्ड। सर आगा साहब मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे। अभी थोड़ी देर पहले आप एनडीटीवी पे थे। एनडीटीवी पे बरखा दत्त ने पिछले 2 वीक्स में 3 ऐसे शोज किए जो बता रहे हैं ओपनली कि हिंदुस्तानी फौज क्या कुछ कर रही है। क्या वो गलत रिपोर्टिंग कर रही थी जम्मू कश्मीर से? जी मैंने सुना। सर एनडीटीवी में बरखा दत्त हैं, एक बड़ी मशहूर जर्नलिस्ट और एंकर हैं। उन्होंने पिछले दिनों बताया कि किस तरह जो है हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी फौज वायलेशन कर रही है जम्मू कश्मीर में। तो क्या वो गलत रिपोर्टिंग कर रही थी? देखिए वायलेशन मैंने कब कहा कि नहीं होते? मैंने कहा जब वायलेशन होता है हम सब बोलते हैं और फौरन बोला जाता है। वजह क्या है? वजह क्या है? दूसरे ग्रुप्स है, वो इस मसले को फौरन उठाया जाता है और डिमांड ये, हम लोग की भी ये डिमांड है कि किसी सूरत में वहां से आर्मी वापस आए। तो आपके आती है उस वजह से आर्मी नहीं है। आगा साहब आपकी किताबों में कश्मीर के अंदर, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर कोई तहरीक आज़ादी नहीं है? अबे साहब आपको नहीं, बिल्कुल कोई इस किस्म की नहीं है। वहाँ पे एक बहुत छोटा सा ग्रुप है जो इस तरह की बातें कर रहा है। सर छोटे से मूव ने 10 दिन के लिए कश्मीर बंद कर दिया। सर उनके जितने रहनुमा आपने बंद किए हुए हैं, जिनमें अली गिलानी है, यासीन मलिक है और लोग हैं, और आपकी सिक्योरिटी, आपके जो एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। कारपोरेशन का इलेक्शन जीत नहीं सकते, आप कैसी बात कर रहे हैं? ये कारपोरेशन तक का इलेक्शन नहीं जीत सकते जिनकी आप बोगस सिलेक्शन करवाते हैं। आगा साहब आप भगत सिंह को क्यों कहते हैं कि वो आपका हीरो है? सर एक सवाल, जब आप ताजे बरतानिया के खिलाफ जदोजहद हुई वो कानूनी थी, तो आज मकबूजा कश्मीर में जो जदोजहद है वो गैर कानूनी कैसे हो सकती है? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस, उसकी वायलेशन में इंडियन आर्मी वहां पे काम कर रही है। व्हाट इज डिफरेंस? कहा कि आप रिपोर्ट और किसकी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं? आप गूगल पे जाएं सर्च कर लें। सर मैं आगा साहब गूगल पे जाएं सर्च कर लें। सोशल मीडिया के दौर में, इस मॉडर्न दौर में अब आप लोग इस तहरीक को दबा नहीं सकते। सर मैं सवाल को मुख्तसर कर देता हूँ। आप इंडिया के लिए भी बेहतर है कि आप ये समझ जाएं। आप कंपैरिजन कर दीजिए भगत सिंह और बुरहान वानी में क्या फर्क था, आप बता दीजिए सर। अरे जमीन आसमान का फर्क है। ये एक इंटरनेशनल टेररिस्ट क्या समान है जमीन आसमान? क्या फर्क है? आप बताएं क्या फर्क है? वहाँ पे ब्रिटिश ऑक्युपाइड फोर्सेज थी, यहाँ पे इंडियन ऑक्युपाइड फोर्सेज हैं। सिक्योरिटी काउंसिल ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया था, उसके ये कमांडर थे। अब आप उसको भगत सिंह से कंपेयर कर रहे हैं, ये तो बहुत गलत। भाई बरतानिया वाले औरतों का रेप नहीं कर रहे थे, जो इंडियन आर्मी वहां पे कर रही है औरतों का रेप कर रही है। बरतानिया औरतों का रेप नहीं कर रही थी। भगत सिंह ऐसा कुछ नहीं है, हाइपर हो गए और जरूरत से ज्यादा बातें सोच रहे हैं। आप कश्मीर आइए, आप कश्मीर में देखिए। आजादी मांग रहा था, वानी जो है वो हिंदुस्तान से आजादी मांग रहा है। आपके जो सिक्योरिटी चंद लोग आजादी की बात कर रहे हैं, ज्यादातर कश्मीरी नहीं चाहते ये सब। आप रेफरेंडम करवाएं, प्लेबिसाइड करवाएं, साबे राय करवाएं। आप मीडिया ने पता नहीं क्या आपकी गवर्नमेंट बताती है, उस पर आप आगा साहब हक़ खुदरादियत जो है, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है अकॉर्डिंग टू यूएन रेजोल्यूशंस, वो आप करवाएं। आप क्यों नहीं करवाते प्लेबिसाइड? आप करवाएं, पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा। आप पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी भारत करवा रहा है। आपके साथ शुरू से क्या कहते हैं दूसरे रीजन्स जितने थे वो मांग रहे थे, आपके साथ तो जुड़ना भी नहीं चाहते थे। आप बात करें कश्मीर की जो कि यूएन के सामने है, यूएन प्लेटफॉर्म पे है। आजादी आप क्यों नहीं देते? बलूचिस्तान में इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा है, आप उसको क्यों नहीं दे रहे? देखिए प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेनिटी क्या है। डिमांड हो रही है आगा साहब, प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेनिटी है। हमने कहा कि असम में नागालैंड में क्या हो रहा है? हमने नागालैंड की बात नहीं की, हमने सिर्फ कश्मीर की बात की है जो कि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक। हमने नहीं कहा कि भारत में 25 और तरीके चल रही हैं। सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तानी झंडे क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं वहां पे? पाकिस्तानी झंडे क्यों लगा रहे हैं? मकबूजा कश्मीर के लोग पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते हैं। ये यहाँ पे आपने किसी डेमोन्स्ट्रेशन में करवाएं हिंदुस्तान का झंडा यहाँ देखा है पाकिस्तान में कभी? चंद लोग ये झंडे लेके आ जाते हैं, तो आप ये ना समझिएगा कि आगा साहब ये कैसे सस्टेन होगा? आगा साहब ये सस्टेन कैसे होगा? आप प्लेबिसाइड करवाएं, आप रेफरेंडम करवाएं, पता चल जाएगा आपको। सर आप भाग रहे रेफरेंडम से। मैं आगा साहब से जवाब लूंगा। कश्मीरी वहां
नहीं जाने पे तैयार होगा। आप एक जेन्युइन इंटेलेक्चुअल वाली बात करें। आगा साहब बड़ा दुख हुआ है आपकी बातें सुन के, और मैं समझता हूँ कि ये मैं हकीकत बता रहा था, देखिए मैं हकीकत बता रहा हूँ। आप इंसानी कदरों को ऐसे पामाल नहीं कर सकते। आप एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जिसकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने चाटी सिंहपुरा में सिखों का कत्लेआम किया, पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, आपका जो एयरबेस है उसके ऊपर उन्होंने खुद हमला किया, हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया, बम्बई का उन्होंने खुद किया, हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया। तो इस एनवायरनमेंट में आप कामयाब नहीं हो सकते। 26/11 में आप लोगों ने क्या किया, और अभी पठानकोट में सर आपने पार्लियामेंट में किस तरह हमारी अटैक किया, आपके लोगों ने एक चीज भी आप इस्टेब्लिश नहीं कर सके, जबकि ये लिस्ट है हमारे पास, अगर हम लेके बताना शुरू आगा साहब सारी बहस होती रहेगी। सवाल ये है कि क्या जो कुलभूषण यादव पकड़ा गया वो पाकिस्तानी था? क्या इस मुल्क में सफूरा गोट में हजारों लोग मारे गए, क्या वो पाकिस्तानी थे? क्या मासूम बच्चों के आर्मी स्कूल में सर मेरा सवाल, मासूम बच्चे आर्मी पब्लिक स्कूल में मारे गए, उन्होंने फोन वहां किया जहां इंडियन कॉन्सुलेट था, जिसकी बिल्डिंग पे हिंदुस्तान का झंडा लहरा रहा था। सर हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात नहीं करते, हम इंसानियत की बात करते हैं। क्या इंसानियत के नाते आर्मी स्कूल में 150 बच्चों का कत्ल, सफूरा घोट में 50 से ज्यादा लोगों का कत्ल, बलोचिस्तान में सैकड़ों लोगों का कत्ल, सर ये इंसान, सर ये देखिए आदमी है, आप गूगल पे जाएं, गूगल पे जाके सर्च करें, जवाब लेंगे प्लीज। क्या हुआ, यहाँ की कोई इस तरह के मैसेकर्स नहीं होते भारत में, न हुए हैं इस तरह की बात। आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। सर टाइम एग्रीमेंट के तहत बात शुरू कीजिए, सारे मसलों का हल निकल आएगा। और अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि बगैर बातचीत के मसलों का हल हो जाएगा तो ये नहीं होगा। हम तो नहीं सोच रहे सर, हम तो कहते हैं, हम तो मिलिटेंट को सपोर्ट करना, सर प्लीज सपोर्ट करना बंद कीजिए और नेगोशिएशन टेबल पे आइए। आगा साहब यहाँ एक सवाल आगा साहब, पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मुसीबत में आता हुआ मुझको नजर आगा साहब बहुत अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं बातचीत हो, लेकिन क्यों हिंदुस्तान हर दफा किसी न किसी वाकये की आड़ में बातचीत से भाग जाता है? कैसे बातचीत हो? पेरिस में तय हुआ कि बातचीत होगी, तो पंजाब के एक शहर में मिलिटेंट स्ट्राइक हो गई। उसके बाद तय हुआ, बाद में उफा में तय हुआ कि बातचीत होगी, तो पठानकोट में एक मिलिटेंट स्ट्राइक। नहीं सर दहशत के साथ बातचीत नहीं हो सकती। अगर बातचीत करनी है तो सर टाइम खत्म हो रहा है, आखिरी सवाल सर टाइम खत्म हो रहा है। बस साहब प्लीज मुझे सवाल पूछ लेने दीजिए आगा साहब से। आगा साहब, आपने कहा कि बुरहान वानी दहशतगर्द है, प्लीज इसको डिफाइन करेंगे वो किस तरह दहशतगर्द है और किस तरह भगत सिंह से उसका करैक्टर मुख्तलिफ है, बता दीजिए प्लीज। देखिए, भगत सिंह एक शहीद था, उसने बड़ी जंग आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, मुश्तरका जंग थी उसकी। उस वक्त न पाकिस्तान अलग था न हिंदुस्तान, एक ही था, एक ही जंग के लिए लड़ रहा था, और उसने किसी एक को शहीद नहीं किया था। उसने बम ऐसी जगह डाला था कि किसी को नुकसान न पहुंचे, और उसने एक मैसेज देना चाहता था, उसने अपना एक मैसेज दिया उसके जरिए। बुरहान वानी जो थे, ये ऐसी बुरहान वानी का सर दहशतगर्द वो होता है, मैं आप क्योंकि पाकिस्तान सबसे ज्यादा अफेक्टेड है दहशतगर्दी से, तो हमसे पूछिए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म। दहशतगर्द वो होता है जो किसी को जान से मार दे, किसी मासूम की जान ले ले। बुरहान वानी ने किस मासूम हिंदुस्तानी की जान ली? कमांडर थे, एक बैंड, इंटरनेशनली ब्रांड ऑर्गेनाइजेशन के ये कमांडर थे, और ये अपनी तस्वीरें तक पोस्ट पे कर रहे थे, और ये इन्वॉल्व है बहुत से मर्डर्स में, बहुत सी चीजों में। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्या हिंदुस्तानी मसलों का हल नहीं होगा। क्या हिंदुस्तानी फौज पर हमला वहां के मुजाहिदीन का आप समझते हैं कि वो दहशतगर्द हमला होगा? आप लोग कैसी बात कर रहे हैं? फौज का हमला दहशतगर्द होगा? दहशतगर्द जहाँ पे होगा वहाँ पे हमला हो गई, वहाँ पे इनकाउंटर होगा, वहाँ पे लड़ाई। आगा साहब, कितने लोग मरे, हमारी फोर्सेस के कितने लोग मरे, ये नहीं देखा आप? आगा साहब छोटा सा जवाब आखिरी दे दीजिए। अगर वो बहुत थोड़े से लोग हैं और सिर्फ 3 ही परचम है पूरे मकबूजा कश्मीर में, पाकिस्तान 8 लाख फौज क्यों रखी हुई है, तो क्या वजह है कि 10 दिन से वो 3 परचम भी हर जगह नजर आ रहे हैं, वो चंद लोगों ने पूरा कश्मीर बंद किया हुआ है, इसकी क्या वजह है? अरे साहब, ये एक मेजर लिया गया है कि कहीं ज्यादा वायलेंस न फैले,
और इसके लिए डिबेट हो रहा है कि इसकी इतनी जरूरत नहीं थी। जिस तरीके के मेजर्स लिए गए, यहाँ पे क्रिटिसिज्म भी हुआ कि अखबार को क्यों बंद किया गया। ले लिया सर, बहुत शुक्रिया सर, ले लिया आगा साहब, ले लिया जवाब। वो तीन सर वो तीन परचम जो है, क्या वजह है कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान के तीन परचम हर जगह नजर आते हैं, तो वो तीन परचम वापस ले लीजिए उनसे। अरे साहब कहीं नहीं, इतनी आपके पास पता नहीं कहां से रिपोर्ट्स आ रही हैं, कहां की ये तस्वीरें आ रही हैं। चंद हुर्रियत के लोग हैं जो परचम लेके निकलते हैं और इससे ज्यादा नहीं है। और सर आई चैलेंज यू, पूरा हिंदुस्तान के 1.5 अरब आवाम को चैलेंज है मेरा कि कहीं भी, आप तो बलूचिस्तान की बात करते हैं ना, कहीं वीराने में आप हमें हिंदुस्तान का परचम लहरा दीजिए, हम आपको सल्यूट करूंगा, मैं तो स्पेशली उसको करूंगा। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कमर अली आगा साहब हमारे साथ लाइन पर थे। कमर अली आगा साहब का बहुत शुक्रिया।